Hi, good morning. Myself Rishikesh Kumar Singh, and today I am talking about nucleus. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का एक कंपोनेंट है और सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है न्यूक्लियस। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने बताया कि न्यूक्लियस होता है। तो ल्यूवेनहुक सोलमैन ने सबसे पहले 1700 में ल्यूवेनहुक सोलमैन ने सबसे पहले बताया कि न्यूक्लियस होता है। कैसे बताया? उन्होंने रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस की खोज की, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, उनकी बात को रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसकी वजह से उनका नाम नहीं आया। नाम किनका आया? रॉबर्ट ब्राउन का, जिन्होंने 1831 में 1831 में क्या किया था कि रूट सेल में ऑर्किड्स के जो रूट सेल्स हैं उनमें उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक बड़ा सा गोलाकार कोई चीज़ है जिसका नाम जो है उन्होंने न्यूक्लियस रखा बाद में। तो इस प्रकार जो है सो न्यूक्लियस की खोज हुई। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स को लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने अपने विचार रखे थे और वो किस प्रकार से न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किए। तो सबसे पहला नाम आता है स्ट्रासबर्गर का, 1844 to 1912। स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले क्या कहा? स्ट्रासबर्गर ने कहा कि ईच न्यूक्लियस अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई, मतलब जितने भी न्यूक्लियस हैं वो पहले से उपस्थित न्यूक्लियाई से ही उत्पन्न होते हैं, कोई नए न्यूक्लियस खुद से नहीं बनते। दूसरा स्टेटमेंट आता है जोकिम हैमरलिंग का, इनका 1953। इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसका मतलब है कि पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। जैसे आपका जो मैच्योर सीव है वस्कुलर प्लांट्स में, उसमें नहीं पाया जाता, और मैमल्स के जो रेड ब्लड सेल हैं उसमें नहीं पाया जाता। उसके अलावा कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैमल्स में हमने कहा कि जो रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता, लेकिन दो तरह के ऐसे मैमल्स हैं, एक है कैमल और दूसरा है लामा। कैमल और लामा, इन दोनों में क्या होता है कि ये पाया जाता है, इसलिए वो एक एक्सेप्शन का एक दूसरा एक्सेप्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साइज़ की। तो इसका साइज़ जो है वो 5 to 25 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर? इसके शेप के बारे में हम बात करेंगे तो इसका शेप जो है राउंड भी होता है, ओवल भी होता है, इलोंगेटेड होता है, ठीक है। वो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का होता है। दूसरी बात, हम बात करेंगे इसके नंबर की, यानी संख्या की। तो हम सभी जानते हैं कि एक सेल में न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है? 1, ठीक है। तो न्यूक्लियस की संख्या 1 होती है, इसलिए इसे कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएट। मतलब जिस सेल में न्यूक्लियस की संख्या 1 हो उसको हम कहेंगे मोनोन्यूक्लिएट। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की संख्या 2 होती है, उसे हम कहते हैं बाई न्यूक्लिएट। ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कौन सा? पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या हो जाता है कि 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा है मल्टी न्यूक्लिएट या पॉलीन्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट को ही पॉलीन्यूक्लिएट कहा जाता है। ये कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें 2 से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जीव कुछ ऐसे भी सेल्स हैं। तो ऐसे सेल्स हो सकते हैं आपका बोन मैरो में भी जो है ये पाया जाता है, और भी दूसरे सेल्स हैं जिसमें जो है 2 से अधिक जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो 2 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसकी 2 वजह हैं, इसलिए इसका 2 प्रकार है। पहला है सिंसाइसियम। इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ सेल्स। माना जाता है कि जब 2 से अधिक सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने की वजह से नंबर ऑफ न्यूक्लियस की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। क्या हो गया? पहला है सिंसिसियम, फ्यूजन ऑफ सेल्स। इसका एग्जाम्पल है एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस के जो एपिडर्मिस है उनमें फ्यूजन ऑफ सेल्स की वजह से ही न्यूक्लियस की संख्या बढ़ जाती है।
दूसरा है आपको सीनोसाइट। इसका मतलब होता है फिजन ऑफ न्यूक्लियस। होता क्या है कि कई बार जो न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस टूट जाता है और टूट के वो एक से अधिक भागों में बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से भी नंबर ऑफ न्यूक्लियस की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ऐसा पाया जाता है किसमें? राइजोप्स में। राइजोप्स में इसी प्रकार उसके जो न्यूक्लियस है वो टूट जाते हैं और एक से अधिक न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो मोनो न्यूक्लिएट भी होता है, बाई न्यूक्लिएट भी होता है और मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है। अब हम बात करेंगे बायोकेमिकल एनालिसिस, मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो जो चीज़ पाया जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या पाया जाता है। तो डीएनए जो है इसमें 9 to 12% होता है। दूसरा आरएनए 5% होता है। लिपिड्स जो है वो 3% होता है। बेसिक प्रोटीन्स जो है वो 15% होता है। उसके बाद एसिड प्रोटीन्स, न्यूट्रल प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ये सारे मिलाकर के 65% होते हैं। तो ये सारे जो हैं क्या पाए जाते हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, एक प्रकार के केमिकल्स, ठीक है, जिनका अपना अलग अलग वर्क है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? पहला है आपका न्यूक्लियर इन्वेलप, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियोलस, चौथा है क्रोमेटिन। 4 पार्ट हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप की। न्यूक्लियर इन्वेलप में हम किस किस की बात करेंगे कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है सो क्या है। तो ये जो बाहरी पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये जो बाहरी पार्ट है, इस बाहरी पार्ट को हम कहेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इसमें 2 बाहरी पार्ट आपको दिख रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 सतह होती है इसकी, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस दोनों की जो मोटाई होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की, ये दोनों लगभग इक्वल ही होती है, 60 to 90 एंगस्ट्रॉन। 60 to 90 एंगस्ट्रॉन जो है इस दोनों की मोटाई होती है। अब हम बात करेंगे इस सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसकी खास बातें क्या है? तो आउटर मेम्ब्रेन जुड़ी हुई होती है किसके साथ? आउटर मेम्ब्रेन जो है वो जुड़ी हुई होती है ईआर के साथ, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूशन विथ ईआर, जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? कंटिन्यूशन विथ ईआर, मतलब ईआर के साथ ये कंटिन्यूटी रहती है, इसकी जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इसके बाद इसके बाहर में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? राइबोसोम्स है। ये सारे बाहर में राइबोसोम्स है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? एक गैप है। इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस गैप को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के गैप को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसकी मोटाई जो है वो 100 एंगस्ट्रॉन से 500 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। 100 एंगस्ट्रॉन से 500 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है इसकी मोटाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसके जो ये बाहरी पार्ट है इसमें आप देख रहे हैं जगह जगह छोटा छोटा छिद्र जैसा है, मतलब इसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। लेकिन छिद्र ऐसे नहीं होते कि कुछ भी आसानी से आर पार जा सके, ठीक है, कुछ भी आसानी से आर पार नहीं जा सके। इनका जो छिद्र होता है वो भरा होता है ल्यूकोप्लाज्मिन प्रोटीन से। न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से ये क्या हो जाता है? पूरा तरह भरा हुआ रहता है। तो ये पार्ट है, ये देख रहे हैं आप, इसमें जो हमने रेड कर दिया है, ये भरा हुआ है किससे? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एनुलस या ब्लेब्स। इसको हम कहते हैं एनुलस या ब्लेब्स। एक प्रकार का यहाँ पे क्या होता है? प्लग लगा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन का एक प्रकार का प्लग होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है प्लग है, यहाँ भी देख रहे हैं ये प्लग है।
तो इसको हम क्या, ये किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन से बना होता है ये प्लग। और इसको हम क्या कहते हैं? एनुलस कहते हैं या ब्लेब्स कहते हैं। अब जब हम न्यूक्लियर पोर को, मतलब ये छिद्र है इसको, और एनुलस को, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं एनुलेटेड पोर। एनुलेटेड पोर, ये जो पार्ट है एनुलेटेड पोर है। ये कब होगा? जब हम न्यूक्लियर पोर और एनुलस दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तब बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं पोर विथ इलेक्ट्रॉन डेंस प्लग। इलेक्ट्रॉन डेंस प्लग इस पोर को कहेंगे। यहाँ वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं पोर विथ सेप्टम, और यहाँ वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। मतलब हर जगह अलग अलग जैसा जो है सो स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहीं कुछ पतला है, कहीं कोई प्लग लगा हुआ है। इसलिए जो है जहाँ पे प्लग नहीं है उसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जहाँ पे प्लग है उसको हम क्या कह सकते हैं? एनुलेटेड पोर कहते हैं, जहाँ न्यूक्लियर पोर और एनुलस दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं तब। ये बात हुई बाहरी चीज़ों की। अब हम बात करेंगे कि ये जो पोर होता है इसका काम क्या होता है। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, मतलब सेल के अंदर में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो अंदर में जो है सो ये प्रोटोप्लाज्म है अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो यहाँ से जो चीज़ है वो बाहर की तरफ, मतलब आदान प्रदान करने में ये मदद करता है चीज़ों को। इसी छिद्र के से होकर के कोई भी जो चीज़ है जो न्यूक्लियस के अंदर में जाना चाहे या न्यूक्लियस से बाहर आना चाहे वो आसानी से आ जा सकता है। लेकिन वो जो चीज़ जाता है या आता है वो निर्भर करता है इस प्लग के ऊपर कि कौन सी चीज़ों को वो अंदर जाने देगा और कौन सी चीज़ों को नहीं जाने देगा। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल मेम्ब्रेन की बात। इंटरनल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये छोटा छोटा जो है सो पार्ट है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियर लेमिना जो है वो लेमिन मेम्ब्रेन है एक प्रकार का। ये एक प्रकार का मेम्ब्रेन है जो लेमिन का बना होता है, लेमिन प्रोटीन का, ठीक है। तो इस लेमिन प्रोटीन के बने हुए मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर लेमिना कहा जाता है। और हम बात करेंगे कि इसका वर्क क्या होता है। तो इसका वर्क होता है, ये क्रोमोजोम को क्या करता है कि मेम्ब्रेन से चिपका के रखता है। क्रोमोजोम को मेम्ब्रेन से चिपका के रखने का काम कौन करता है? न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है। तो हम बाहरी भाग के बारे में बात कर लिए। अब हमारा दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखे थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्ट्रासबर्गर 1844 टू 1912, जिन्होंने कहा था कि ईच न्यूक्लियस अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई। उन्होंने ही क्या किया था? न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले बताया था स्ट्रासबर्गर ने 1882 में। स्ट्रासबर्गर ने 1882 में क्या बताया था? न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बताया था। हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। तो इट कंटेन्स अ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियर नंबर ऑफ एंजाइम्स। मतलब क्या होता है कि यह न्यूक्लियोसाइड्स और बहुत सारे एंजाइम्स दोनों को आपस में जमा करके रखता है। और ये एंजाइम्स क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज, जो एंजाइम्स के फॉर्म में है। और बाद बाकी क्या है? दूसरा न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियस के जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा इसको सुनिएगा कि इनका खोज जो हुआ था वो खोज किया था फोंटाना ने, ठीक है। फोंटाना ने 1781 में 1781 में फोंटाना ने न्यूक्लियोलस का खोज किया था। न्यूक्लियोलस कौन है? न्यूक्लियस के अंदर में जो बड़ा सा पार्ट है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से सेल के अंदर में न्यूक्लियस का इम्पोर्टेंस है, उसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोलस है इसका खोज किसने किया था? सबसे पहले फोंटाना ने, ठीक। लेकिन इसके बारे में डिस्क्राइब किसने किया? वैगनर ने। वैगनर ने 1840 में इसको डिस्क्राइब किया। किसको डिस्क्राइब किया? न्यूक्लियोलस का, कि न्यूक्लियोलस क्या है। और उसी चीज़ को, इसका जो नाम है न्यूक्लियोलस, ये किसने दिया? वोमैन ने। 1840 में ही वोमैन ने इसका नामकरण किया कि इसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, ओके। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की संख्या जो है वो कितनी होती है? एक होती है,
न्यूक्लियोलस की संख्या जो है एक होती है, एक ही न्यूक्लियोलस है। इसमें कुछ आप देखिएगा फॉल्स न्यूक्लियोलस भी होगा, जैसे यहाँ पर 1 2 3 फॉल्स न्यूक्लियोलस भी होता है जो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मेन न्यूक्लियस की संख्या न्यूक्लियोलस की संख्या कितनी होती है, एक होती है। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ओनियन में न्यूक्लियोलस की संख्या 4 होती है। ओनियन में न्यूक्लियोलस की संख्या कितनी होती है, 4। और oocytes ऑफ जेनोप्स, ठीक है, oocytes ऑफ जेनोप्स जो है इनमें ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियोलस की संख्या 1600 होती है, 1600 न्यूक्लियोलस की संख्या होती है। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर का कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, इसमें भरा हुआ। और इसका वर्क क्या होता है, लास्ट चीज़ है हमारा वर्क, कि वर्क क्या होता है न्यूक्लियोलस का। तो ये राइबोसोम्स को सिंथेसिस करने का काम करता है, ठीक है। किसको सिंथेसिस करने का काम करता है, राइबोसोम्स को सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियोलस। तो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। अब हमारे पास है अंतिम क्रोमेटिन, ठीक है। अब क्रोमेटिन क्या है, तो आप देख रहे हैं ये जालीनुमा जो भी स्ट्रक्चर है, ये जालीनुमा स्ट्रक्चर, ये सारा जो है क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमारा है यूक्रोमेटिन और दूसरा है हमारा हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में क्या डिफरेंसेस है उसी से आप समझ जाइएगा कि सबसे, चूँकि क्रोमेटिन जो है इसके दोनों पार्ट एक्टिव नहीं होते हैं, एक पार्ट ही एक्टिव होते हैं जिसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। ये एक्टिव पार्ट है और ये नैरो होता है, मतलब पतला होता है, और ये एक्टिव पार्ट है। इसका काम क्या होता है, आरएनए के फॉर्मेशन में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनएस। आरएनए के फॉर्मेशन में मदद करता है कौन, क्रोमेटिन। कौन सा क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ठीक है। और दूसरा है हमारा हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये एक्टिव नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। यूक्रोमेटिन जो है वो एक्टिव होता है और हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो एक्टिव नहीं होता। दूसरा चीज़ कि जो यूक्रोमेटिन है वो नैरो होता है और ये हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये वाइड होता है, चौड़ा होता है। और दूसरी खास बात क्या है कि यह हेटेरोक्रोमेटिन धीरे धीरे जब मैच्योर होता है, जब ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो यही बाद में क्रोमोजोम का रूप ले लेता है। यही बाद में क्या हो जाता है, क्रोमोजोम का रूप ले लेता है। तो मुझे लगता है कि न्यूक्लियस को हमने बहुत हद तक एक्सप्लेन कर दिया है, इसके बाहरी पार्ट के बारे में, ठीक है, कि इसका बाहरी पार्ट का काम क्या है, इसके अंदरूनी पार्ट का काम क्या है, इसके अंदर जो पोर्स हैं वो पोर्स को क्या कहते हैं, इसके साथ जुड़े हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है, राइबोसोम्स यहाँ पे हर जगह पाए जाते हैं, इसके अंदर में क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, उसके अंदर में सबसे बाहरी पार्ट जो है न्यूक्लियर एनवेलप है, और इसमें जो भरा हुआ होता है उसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें जो भरा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में भरा हुआ है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और सेल के अंदर में जो भरा हुआ है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो थैंक यू।